आज रेलवे ट्रेड यूनियन के आगामी चुनाव में मान्यता को लेकर एक निजी होटल में उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। रेलवे कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे ढांचे को सुधार करने का भी मुद्दा उठाया। इस चुनाव में मुख्य मुद्दा पुरानी पेंशन को बनाया है। ओपीएस लागू करवाने की बात कही। एक देश एक विधान, ओपीएस है समाधान। नए कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिलवाने का वादा रेलवे कर्मचारी संघ ने किया है। आज यहाँ पर उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी आए हैं और सबका ये मत है कि वो आपके सामने खुलकर कारखानों की स्थिति और रेल मंडल और रेल प्रशासन की स्थिति के बारे में आपको अवगत कराएं। अंग्रेज़ों के ज़माने से ये कारखाने चले आ रहे हैं और हमारी एक बहुत पुरानी मांग रही है, रेल कर्मचारियों की मांग रही है कि कारखानों के समय में परिवर्तन आना चाहिए और उसके लिए हम निरंतर संघर्षरत रहे। तो अब दोनों ट्रेड यूनियंस जिनको मान्यता थी पूर्व में, वो इस कार्य में विफल रहीं। कर्मचारी चाहता है उसको लखनऊ के कारखानों के समान 42 घंटे कार्य का समय मिले, कार्य के घंटों में कमी आनी चाहिए, सुविधा अनुसार वातावरण मिलना चाहिए। कार्य की स्थितियां कारखाने में बड़ी जटिल हो गई हैं। कर्मचारियों को बिल्कुल सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती, प्रशासनिक दृष्टि से बिल्कुल फेलियर है, औद्योगिक अशांति है। आम कर्मचारी, आर्टिजन कर्मचारी, उसका अस्तित्व खतरे में बना हुआ है। रिक्तियां, अत्यधिक रिक्तियां हैं पदों में। और इन सारे विषयों को लेकर हमारा मुख्य मुद्दा कारखानों का यही है कि कारखानों के समय में परिवर्तन होना चाहिए और जो रेलवे अस्पताल यहाँ पर है, उस रेलवे अस्पताल का समय दूसरी पारी का शाम को 5 से 7 होता था। हमारा रेल कर्मचारी शाम को अपने परिवार से चिकित्सा लेने के लिए जाता था, परंतु अब ऑन ड्यूटी वो रेलवे अस्पताल नहीं जा पाता है, अपने परिवार को चिकित्सा नहीं उपलब्ध करा पाता है। इसके कारण अब वह प्राइवेट डॉक्टरों के चक्कर खाने में विवश है, तो चिकित्सा सुविधा से वंचित हो गया है। इसी प्रकार से हमारे इस चुनाव का मुख्य मुद्दा जो बनने जा रहा है वह पुरानी पेंशन है। हर आज सेवानिवृत्त कर्मचारी हमारे गर्व से कहते हैं कि हमें जो सामाजिक सम्मान प्राप्त है वह आने वाली पीढ़ी को भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम आंदोलित हैं और कृत संकल्पित हैं कि कर्मचारी संघ यह ओपीएस लागू कराएगा। दोनों फेडरेशंस यदि उस समय में एनपीएस की ट्रस्टी नहीं बनते और उस विषय में आगे नहीं बढ़ते तो निश्चित तौर पे एनपीएस लागू नहीं होता। अभी अप्रैल 25 में यूपीएस आने के लिए बिल्कुल अग्रसर है और हम जिस संगठन से संबंधित हैं बीएमएस, वह भारतवर्ष का सबसे बड़ा विशाल संगठन है और उसकी इकाई उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ इस संकल्प को पुनः दोहराती है कि हम ओपीएस के लिए संघर्षरत रहेंगे, ओपीएस लाकर रहेंगे। जो नए कर्मचारी हैं हमारे, उनको यह अधिकार दिला के रहेंगे। एक देश एक विधान, ओपीएस है समाधान के नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ में अभी जैसा चुनाव का वातावरण चल रहा है, इससे आम कर्मचारी भयभीत हैं। उसके भय का कारण है कि उसी के पैसे, उसी का दिया हुआ चंदा आज धन बल के रूप में और मसल्स पावर के रूप में जिस तरह से प्रदर्शित हो रहा है। प्रशासन फेलियर है। 100 मीटर के दायरे में भी पोस्टर बैनरों की भरमार है। आम कर्मचारी अपने आप को दबाव में महसूस कर पा रहा है। वह निश्चय स्वतंत्र भाव से वोट कर पाए, ऐसा वातावरण बनना चाहिए। उसके लिए हम आह्वान कर रहे हैं हमारे प्रशासन को, चुनाव निष्पक्ष किए जाएं। आने वाले 2-3 दिनों में और कैसी परिस्थितियां बनती हैं, संवेदनशील परिस्थितियां बनती हैं, औद्योगिक अशांति का वातावरण बनता है, उसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। तो हमारा इसी विषय को लेकर हमारे कारखानों की समस्याओं को मैंने आपके सामने अवगत कराया है। हमारे मंडल की समस्याएं और बोनस से संबंधित जो समस्याएं हैं, हमारे बीच में शशि महावर जी हैं, वो बताएंगे। मेरा नाम तरुण वर्मा, कारखाना मंडल मंत्री। समस्या बहुत सारी रेलवे के अंदर, एक को तो गिनाऊं, गिनाने बैठूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। आप लोग
आज जो मुद्दा चल रहा है सबसे बड़ा, रेलवे के अंदर जो मान्यता के लिए चुनाव होने जा रहा है, वो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है रेल कर्मचारी के लिए। और इस चुनाव को प्रारंभ करने के लिए जो संगठन जिम्मेदार है वो भी बीएमएस ही है, क्योंकि कर्मचारियों की समस्या का समाधान पूर्व में निकल नहीं पा रहा था। और पेंशन की जो नीति आज चल रही है, जिसके विरोध में आज पूरा रेलवे का प्रत्येक कर्मचारी खड़ा है, इसका नाम अब बदल करके हो गया यूपीएस। आज लोग बोल रहे हैं पहले एनपीएस धोखा थी, अब यूपीएस खोखा हो गया। इसके साथ में जो कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या है कार्य के घंटे को लेकर के, या कहें दूसरे शब्दों में यार्ड स्टिक। तीसरा मुद्दा है, रेलवे में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहाँ पे आज भी पदोन्नति के 4200 तक के अवसर नहीं है। और वर्तमान जो संगठन मान्यता प्राप्त है, उन्होंने उसके उत्थान के लिए कभी कार्य नहीं किया। जब कार्य करना था, उनके विभाग के अधिकारियों ने जब इसका प्रपोजल बनाया तो उन्होंने इसका विरोध किया। अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि चुनाव यूपीएस, एनपीएस और बीएमएस का क्या रोल है। जब आज ये संगठन बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का संगठन है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ इसको कि 2001 में केंद्र सरकार ने पेंशन नई तरह से देने के लिए एक कमेटी बनाई थी कि अब कर्मचारियों को पेंशन नए सिरे से दिया जाएगा, क्योंकि सरकार पे वित्तीय भार पड़ता है। तो कर्मचारियों के पैसे से एक फंड बनाया जाए जिससे कर्मचारियों को पेंशन दी जाए। तो उस कमेटी के अंदर तत्कालीन समय में हिंदुस्तान की 5 बड़ी फेडरेशन बीएमएस, एचएमएस, C2, इंटर, ग्रेटर और सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। लगभग 2 साल के अंदर इसका पूरा एक प्रपोजल तैयार हुआ कि कर्मचारियों को किस प्रकार से पेंशन दी जानी है। उस पेंशन स्कीम का जो फार्मूला बना, उस फार्मूले का विरोध तत्कालीन समय में बीएमएस ने किया, ये बोल के कि ये फार्मूला हमको मंजूर नहीं है। और नवंबर 2003 के अंदर वो इस कमेटी से बाहर आ गई। दिसंबर में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करी। केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए उस रिपोर्ट को एज इट इज़ नोटिफाई कर दिया। जैसे ही ये रिपोर्ट नोटिफाई हुई, बीएमएस ने नेशनल लेवल पे इसका ज़बरदस्त विरोध किया। उसके दबाव में तत्कालीन भाजपा सरकार ने इस अध्यादेश को बिल के रूप में परिवर्तित करना उचित नहीं समझा, क्योंकि 2004 में चुनाव होने थे। उसके दृष्टिगत रखते हुए कि यदि विरोध हो गया तो हमको चुनाव में वोट नहीं मिलेगा, तो उसने इस अध्यादेश को बिल के रूप में पेश नहीं किया। चुनाव हुए, सरकार हार गई, कांग्रेस सरकार आई। कांग्रेस सरकार ने इस अध्यादेश को बिल के रूप में पेश किया और पास करा के इसका गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया। ये है बीएमएस और पेंशन का आपस में अंतर्लिंक। जब 2004 के अंदर ये सब घटना घट गई तो बीएमएस सरकार के पास गई कि भाई हम आपके पेंशन नीति का विरोध करते हैं। पूर्व सरकार ने कहा था बाद में करेंगे, आपकी सरकार गठित हो गई है तो अब आप इस पेंशन नीति पर पुनर्विचार करें। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने बीएमएस से कहा कि चूंकि आप भी जेसीएम के मेंबर हैं, जेसीएम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर केंद्र सरकार के कर्मचारी की समस्याओं को सुना जाता है और वहाँ पे सभी विभागों के प्रतिनिधि उपलब्ध होते हैं और केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय का एक अधिकारी उस मीटिंग में होता है, जिसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार का चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी करता है। जब ये वाली बात हुई तो उन्होंने बीएमएस ने तत्कालीन समय के एनएफआईआर इंटेक से बात करके इस प्रपोजल को जेसीएम में रखने की बात कही। तो उन्होंने कहा कि चूँकि हम इस पर समर्थन दे चुके हैं, इसलिए अब हम इस मुद्दे को जेसीएम के माध्यम से नहीं उठाएंगे। ये बीएमएस फिर सरकार के पास में गई कि भाई जेसीएम में हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं और आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा संगठन है, तो हमको रेलवे में सीधी मान्यता दी जाए, जैसे कि एटक एआरएफ को सीधी मान्यता तत्कालीन समय में अंग्रेजों ने दी। उसके बाद में जब कांग्रेस सरकार आई तो 1948 में सरदार पटेल ने एनएफआईआर को रेलवे में सीधी मान्यता दे दी, उसी आधार पर हमको दो। तो इन्होंने मना कर दिया कांग्रेस ने कि हम तीसरी यूनियन को रेलवे में मान्यता नहीं देंगे। इसके विरोध में बीएमएस फिर सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में केस चला। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि आपकी मेंबरशिप सबसे ज़्यादा है तो आपको मान्यता मिलनी चाहिए, लेकिन ये मान्यता मिलेगी चुनाव के जरिए। तब पहली बार 2007 के अंदर 6 में निर्णय हुआ, 7 में चुनाव हुआ और 7 के चुनाव का प्रादुर्भाव कही है संगठनों के लिए। इनकी संख्या 16 जून से घटते घटते 14, 9, 12 पे आके सिमट गई है। इससे स्पष्ट झलक रहा है कि सरकार के जो ये 2 मान्यता प्राप्त संगठन है कर्मचारियों की समस्या को सुलझाने में नाकाम रहे और केंद्र सरकार तक अपनी बात को ये पहुंचा नहीं पाए, इसलिए इनकी जो मान्यता थी कई जोनों में घट गई। 2007 के चुनाव में बीएमएस 2 जोन के अंदर आया था, जिसमें एक में अकेला आया था ये, और यही कहानी आज भी जारी है। 2007 के अंदर सरकार ने कहा कि आप पीएफआरडीए के ट्रस्टी बन जाओ, आप रेलवे में मान्यता मिल गई है, तो तब भी बीएमएस ने मना कर दिया। हम तब तक मेंबर नहीं बनेंगे सरकार की किसी कमेटी का जब तक इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का फार्मूला उपलब्ध नहीं होगा। तब से लेके आज तक ये सरकार के पीछे पड़ी हुई है ओल्ड पेंशन के लिए।
इसीलिए अभी अगस्त 24 को जब सरकार ने यूपीएस की घोषणा करी तभी बीएमएस ने इसका विरोध किया, उसके साथ खड़ी नहीं हुई। आज जो चुनाव हो रहे हैं ये चुनाव भी बीएमएस दिल्ली हाईकोर्ट में गई कि आज 11 साल हो गए, 11 साल के बाद भी सरकार चुनाव नहीं करा रही है, इसलिए चुनाव कराया जाए। तो चुनाव जो आज हो रहे हैं इसी कारण से हो रहा है। बीएमएस आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रही है। दूसरा हमारा बड़ा मुद्दा है यार्ड स्टिक का। ये वर्तमान समय के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं ये इनकी यार्ड स्टिक 1940 से पहले की बनी हुई है, तत्कालीन अंग्रेजों के समय की, वही आज भी चल रही है। आप इसको देखिए कि पहले एक ट्रैकमैन की हम बात करते हैं तो पहले एक ट्रैकमैन 6 किलोमीटर तक के ट्रैक को देखता था। तब गाड़ियों की संख्या 15-20 के करीबन हुआ करती थी, स्पीड 30 से 40 थी, मीटर गेज था। आज ब्रॉड गेज हो गया है, गाड़ियों की संख्या 15-20 से बढ़ करके करीबन मेन लाइन पर 150 के लगभग निकलती है। गाड़ी की स्पीड 40 से बढ़ करके 135-40 हो गई है। तो ट्रैक की मेंटेनेंस लगातार बढ़ती जा रही है और गैंगों की संख्या कम होती जा रही है। ये बोलते हैं हमने मशीनीकरण कर दिया, लेकिन मशीनीकरण करने के बाद भी फुट प्लेटिंग डेली करनी पड़ती है। डेली एक स्लीपर को देखना पड़ता है क्योंकि गाड़ी की स्पीड और नंबर ऑफ ट्रेन ज़्यादा है। तो एक छोटा सा पैमाना है हर एक कैटेगरी में। ये स्थिति है जो आज ट्रैकमैन की है। तो यार्ड स्टिक को चेंज किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों पर जो कार्यभार बढ़ गया है, आज कर्मचारी कार्यभार को लेकर के इतना त्रस्त है कि इनकी आवाज़ रेलवे बोर्ड सरकार तक पहुंचती नहीं है। वर्तमान के मान्यता प्राप्त संगठन में मस्ती से एसी में बैठते हैं, सुबह 11 बजे आते हैं, 4 बजे चाय पानी नाश्ता अधिकारी के चैम्बर में किया चले गए। किसी कर्मचारी की समस्याओं का व्यापक रूप से समाधान नहीं है। आज ट्रैकमैन जाता है 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर अकेला घूमता है, जबकि इतना कार्य रात को करना संभव नहीं है। और यही स्थिति एक टीटी की भी है। पहले टीटी 2 कोच करता था, आज एक टीटी के पास में 7 कोच करने पड़ते हैं। पहले सेकंड एसी होते थे, थर्ड एसी तब नहीं था। सेकंड एसी में 4 सीटें होती थी, थर्ड एसी में आजकल 8 सीटें होती है कूपे के अंदर। तो पूरे कोच को मैनेज करना उसके लिए संभव नहीं है। अब उसको 2 की जगह 7 दे दिए, लगभग 3 गुना कार्यभार बढ़ गया, ट्रेनों की संख्या बढ़ गई। कई बार तो स्थिति रेलवे में आती है कि ट्रेनें बिना टीटी के भी जा रही है। ये स्थिति हो गई रेलवे की। ये क्यों हुई कि वर्तमान जो मान्यता प्राप्त संगठन है वो कर्मचारियों के हितों को सरकार के पास जाकर के लड़ने में असक्षम है। यदि आज ये बोलते हैं कि हम सक्षम थे तो इन्होंने जनवरी 20 से लेकर 2021 का डीए आज रेल कर्मचारियों को रुका हुआ है, उसके लिए इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। दूसरा, आप कहें बोनस की बात करें तो बोनस की जो लिमिट है आज भी 7,000 है, जो खलासी को भी नहीं मिलता है। एक बाहर कमाने वाला आदमी भी है जो महीने के 7,000 से ऊपर तनख्वाह ले लेता है, उसका रिवीजन करना था। तो ये जो वर्तमान यूनियन है इसको करने में भी नाकाम रही। पदों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, उसका विरोध तक नहीं कर पा रहे। ये बोलते हैं हम अपग्रेडेशन लेकर के आए, 1984 से दोनों संगठन अपग्रेडेशन लेकर के आए। अपग्रेडेशन किस कीमत पर लाए? यदि 10 पोस्टें थी तो 10 पोस्टों में से ऊपर की 2 पोस्टों को हाई ग्रेड दे दी और नीचे की 2 पोस्ट कम कर दी, लेकिन कार्यभार तो दिनों दिन बढ़ता चला गया। पहले 10 से 8 हुई, 8 से 6 हुई और आज स्थिति हो गई है 10 से 4 रह गए पद। अब 4 पद का आपने जो पेमेंट था वो 10 को कम करके 4 में बांट दिया। तो ये कैसा अपग्रेडेशन है? उसका नुकसान आम जनता पे भी पड़ा। कैसे पड़ा? जो 6 पोस्टें सरेंडर हुई उन 6 पोस्टों में बाहर का कर्मचारी, बाहर का व्यक्ति यदि रोजगार पाता तो कम से कम 5 जनों के परिवार का पेट पालता और बाजार की 10 दुकानें खुलती और 10 दुकानों को लाभ होता। तो धीरे धीरे करके दोनों संगठन ने अपने स्वार्थ सिद्धि करते हुए पदों की संख्याओं को समापन हेतु अपनी सहमति अपग्रेडेशन के लिए दी। इससे कर्मचारियों का वर्कलोड बढ़ गया, मानसिक तनाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे साथी ने बात करी वर्कशॉप की। रेल के अधिकारी चाहते हैं कि रेल का कर्मचारी काम तो प्राइवेट सेक्टर के जैसे करे, लेकिन सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट के जैसे देने में ये नाकाम है। अधिकारियों के रेस्ट हाउस बनते हैं करोड़ों के, लेकिन कर्मचारियों के रेस्ट हाउस बनते हैं हजारों के, जिसके अंदर मूल सुविधा है टॉयलेट, बाथरूम, बिस्तर, गद्दे, तकिए तक की सुविधा प्रॉपर तरीके से इन लोगों को नहीं मिलती है। इन लोगों के पास में कर्मचारी जाके डिमांड करे थक गया, किंतु उनके गद्दे, तकिए, टॉयलेट की व्यवस्था आज तक नहीं कर पाए। इनका उदयपुर में एक रेस्ट हाउस बना है जिसकी कीमत कई करोड़ की है। आप देखेंगे तो 5 स्टार होटल भी उसके पीछे रह जाता है। कर्मचारी डिमांड करते रह गए कि साहब हमारा वर्कलोड कम कीजिए, वो कोई सुनता नहीं है। आज अगर ऑर्डर आ गए शाम को 6 बजे तक आपको आउटटर्न निकालना है, चाहे वो कारखाना हो या डिवीजन का हो। डिवीजन में आता रेलवे बोर्ड के ऑर्डर है, आज शाम को 6 बजे तक पूरी पोजीशन चाहिए। अब अधिकारियों से पूछिए कि क्या सारा डाटा हर समय उपलब्ध है, क्या आपने पूरा सिस्टम का कंप्यूटराइजेशन कर दिया है, नहीं किया है। तो ये सारी समस्या इतनी विकराल रूप ले चुकी है कि कर्मचारी बहुत त्रस्त है। और सबसे जो चोट पहुंची कर्मचारियों के ऊपर आज की तारीख में रेलवे में
टोटल कैडर का लगभग 15% ही ओल्ड पेंशनर्स हैं और 85% लगभग न्यू पेंशनर है। उन लोगों को यूपीएस के नाम पे इतना करारा तमाचा मारा वर्तमान संगठन ने, जिसकी त्राही त्राही करते लोग थक नहीं रहे। आज कर्मचारी हैं लगभग रेलवे में आज की तारीख में 12,60,000 के लगभग कर्मचारी हैं। सभी समस्याओं से परेशान, सारे परेशान है, चाहे ओल्ड पेंशन वाले हो या न्यू पेंशन वाले हो। इससे पहले आपने विरोध प्रदर्शन किया क्या? इससे पहले रेलवे का विरोध प्रदर्शन बीएमएस का लगातार चला। मैं वही बता दूं, एक लाइन में जब 7 में संगठन आया था, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अधिकारियों को मैसेज दिया कि बीएमएस या उससे एफिलिएटेड संगठन या उनके नेता आपके पास आए तो उनका काम नहीं करना है। इसीलिए 7 के बाद में जब 2013 में चुनाव हुए तो दोनों संगठनों को हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि स्थिति वही है जो दिल्ली और केंद्र सरकार की है, दिल्ली और पंजाब की है। आगे प्रेस वार्ता के माध्यम से उनको अवगत करा रहे हैं। अगर आपकी जो समस्या है उसका समाधान अभी भी नहीं होता तो आगे क्या चरण रहने वाला? आगे रोड पे उतरेंगे हम। ये तो रोड पे उतरे नहीं, बीएमएस रोड पे उतरेगा। 2004 के अंदर भी रोड पे उतरा, 3 पे भी उतरा। बीएमएस हिंदुस्तान का आज सबसे बड़ा संगठन है, तो हम तो रोड पे भी उतरेंगे, अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, इनके ऑफिस में दरवाजा बंद करेंगे अधिकारियों के। और इलेक्शन जो 11 साल बाद में हो रहा है मतलब उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये चुनाव भी जो आज हो रहे हैं 11 साल बाद, ये भी कर्मचारी संघ या बीएमएस ही करवा रहा है। ये कहते हैं बीएमएस को बीजेपी ने उतारा है, बीजेपी की पार्टी है। तो इन मूर्खों से पूछिए, अगर बीजेपी की पार्टी होती तो बीजेपी तो 1980 में बनी, ये संगठन तो 1955 का है। 1998 के अंदर वाजपेयी की गवर्नमेंट आ गई, तो वो भी तो बिना चुनाव के, जैसे एनएफआईआर को, इंटक को मान्यता मिली, वैसे इसको भी मान्यता दे देते हैं, तब भी नहीं दिया। 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनी, तब भी वो मान्यता दे सकती थी, तब भी नहीं दिया। 2019 के अंदर उससे ज़्यादा मेजोरिटी से लोकसभा में बीजेपी आई, तब भी मान्यता नहीं दी, और आज भी मान्यता नहीं दे रही है। आज भी मान्यता जो मिल रही है, जो चुनाव हो रहे हैं, वो भी बीएमएस दिल्ली हाईकोर्ट में गया। उसका निर्णय था कि 31 अगस्त 24 तक रेलवे में चुनाव की तिथि को जारी कर कोर्ट को सूचित करें। इसीलिए 24 तारीख को यूपीएस की जैसी घोषणा हुई, 25 तारीख को रेलवे ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। देखिए, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, शशि जी ने बताया और वंश जी ने बताया कि तो चुनाव आए ना, ये सिर्फ बीएमएस की देन है। आज हर कर्मचारी को कम से कम इतना हक तो है कि वो किस ट्रेड यूनियन को रखना है, वो उसको चुने। नहीं तो पहले क्या होता था, जो चली आ रही है। मैं SC/ST एसोसिएशन से संबंधित हूँ, तो हमारी एसोसिएशन ने यही देखा कि जो कर्मचारियों की मूल मांगे थी, जिसमें ओल्ड पेंशन और बहुत सारी जैसे यार्ड स्टिक वगैरह थी, उसको दूसरी ट्रेड यूनियन उठा ही नहीं रही थी। बीएमएस ने उन मांगों को उठाया। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारी CEC ने निर्णय लिया कि पूरे भारतवर्ष में बीएमएस को कर्मचारी संघ को एसोसिएशन द्वारा समर्थन दिया जाएगा। और मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको यह बिल्कुल अवगत कराना चाहता हूं कि SC/ST एसोसिएशन का हर सदस्य आज बीएमएस के साथ खड़ा है, और आप देखेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा चौंकाने वाला होगा और बीएमएस एक तरफा जीत की ओर जाएगी। धन्यवाद। मैं निरंजन वर्मा, SC/ST एसोसिएशन प्रतिनिधि।